नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा त्रिपाठी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं डीएलएड थर्ड सेम के बच्चों के लिए फुल बुक रिव्यू ठाकुर पब्लिकेशन की ओर से। और उम्मीद करते हैं कि इस फुल बुक रिव्यू में आपको कुछ जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य हम सभी जानते हैं, ज्यादातर मुगल साम्राज्य को हम अकबर के नाम से अकबर के कारण जानते हैं, लेकिन अकबर के पहले भी जो राजा हुए थे उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में भी। तो 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था, पराजित हुआ था। उसके पश्चात ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये एक चागताई तुर्क था, और इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर के वंश से थे, और इनकी माता कुतलुक निगार खान ये चंगेज खां के वंश से थी। तो यहाँ पे बाबर का जो संबंध है इन दोनों वंशों से था, और 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में ये फरगान का शासक बना था। 1508 में कांधार पर इसने विजय प्राप्त की थी या कांधार को जीता था, और यहीं पे इसके पुत्र हुमायूं का जन्म भी हुआ था। अब हम बात करते हैं बाबर के प्रमुख युद्ध के बारे में, जिसमें है पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपने सैनिकों के सहयोग से इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अपनी प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति की अपनी प्रसिद्ध तुलगमा नीति के तहत उसने तोपखाने का भी प्रयोग इस युद्ध में किया था। बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे जो अंडरलाइन है। जैसे फर्स्ट है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध और किसके मध्य हुआ था। साथ ही साथ अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ या उसने मुगल वंश की स्थापना कब की थी भारत में। खानवा का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। तो इस तरह यहाँ पे हर उसमें दो दो क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो ऐसे ही हर यूनिट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेर के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में घाघर बिहार के नदी के तट का जो एरिया था वहां पे बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, ये पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों तरीके से लड़ा गया था, और यह लड़ाई बाबर की आखिरी लड़ाई थी। हुमायूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हुमायूं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। 30 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 में, और हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। तब उसकी आयु 23 वर्ष थी। अब आगे हुमायूं के सैन्य अभियान। तो इसमें सबसे पहले आता है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। नेक्स्ट आता है दोहारिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। इसमें हुमायूं ने जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं ने इसमें अपनी सेना को जौनपुर की तरफ भेजा, जहां पर मोहम्मद लोदी की सेना के बीच
उनके मध्य अगस्त 1532 ईस्वी में संघर्ष हुआ था। ठीक, इसमें महमूद की पराजय हुई थी या हार हुई थी। चुनार का घेरा, हुमायूं और अफगान के शासक शेर खां के मध्य एक समझौता हो गया था, जो 1534 ईस्वी में बिहार में मोहम्मद जवान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने दबाया था। नेक्स्ट आता है शेर शाह से संघर्ष। 1537 ईस्वी से 1540 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1537 ईस्वी में अक्टूबर के मंथ में हुमायूं ने फिर से चुनार के किले पर घेरा डाल दिया था और वहां पे शेर खां को परास्त किया था। नेक्स्ट आता है चौसा का युद्ध। ये 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है कन्नौज। नेक्स्ट आता है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, जो 17 मई 1540 में हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था, जिसमें शेर खां ने इसमें हुमायूं को परास्त किया था और आगरा और दिल्ली में अपना चाहता है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, जिसमें 17 मई 1540 में हुआ था। इसमें हुमायूं को शेर खां ने बहुत ही आसानी से हराकर आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद हुमायूं ने पुनः इस पर अधिकार किया। 14 वर्ष तक वह काबुल में रहा इस युद्ध के बाद, और 1545 ईस्वी में कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। और शेर शाह की जब पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसने फिर से दोबारा हिंदुस्तान की ओर रुख किया और पुनः उस पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा शेर शाह सूरी। ठीक है, तो शेर शाह सूरी या शेर खान, जिनका युद्ध हुमायूं से हुआ था, ये भारत में सूर राजवंश के संस्थापक थे। सन 1486 में सासाराम बिहार के जागीरदार के यहाँ इनका जन्म हुआ था, और चूंकि इन्होंने बाघ की अकेले हत्या की थी और इसी वीरता के कारण बहार खान ने इन्हें शेर शाह का खिताब दिया था या उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट आता है शेर शाह के युद्ध। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, चौसा का युद्ध। ठीक है, तो इसमें हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट आता है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये हमारा यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। इसके पास हुआ था, बक्सर के समीप चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था, और इसमें किसकी विजय हुई। नेक्स्ट आता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। ये भी 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं से लड़ा गया था, और हुमायूं इसमें पराजित हुआ था और शेर खान ने आसानी से आगरा में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, तो आगे चल के शेर शाह सूरी की मौत 1545 में बारूद के एक विस्फोट के कारण हो गई थी। नेक्स्ट आता है अब हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो अकबर महान थे। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ बन रहा है, और इसके बाद इनको हम अकबर महान के नाम से जानते हैं। अकबर महान के नाम से क्यों जानते हैं, इनकी जो राजनीतिक नीति थी और राज्य संचालन नीति थी, इस कारण हम इनको अकबर महान के नाम से जानते हैं। और ये पहले बादशाह थे जो जन्म से लेके मृत्यु तक अपने मुगल साम्राज्य के शासक रहे थे। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ 1542 ईस्वी में हुआ था। बैरम खान द्वारा 13 साल में अकबर का 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1556 में। किसके माध्यम से हुआ था, बैरम खान के माध्यम से। इनके प्रमुख कार्य क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, सारी चीजें इकट्ठा यहाँ पे आपको देखने मिल रही हैं, जिसमें 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में तीर्थकर को इन्होंने समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को भी समाप्त किया था, और 1582 में एक नए धर्म का इन्होंने शुरुआत की थी, जिसे दीन ए इलाही धर्म कहा जाता है। और 1583 में जैनियों के प्रभाव के कारण राज्य में पशुवध इन्होंने निषेध किया था। नेक्स्ट आती है अकबर की
राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति उसकी एक बहुत ही सूझबूझ का परिणाम थी। अकबर राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी, ठीक है, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, जो भारत के कई राज्यों से युद्ध हुआ, परंतु महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 1576 ईस्वी में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस रहा है। इस युद्ध में महाराणा की पराजय हुई थी। अकबर की धार्मिक नीति आती है, हिंदुओं के प्रति अकबर की धार्मिक सहिष्णुता। नेक्स्ट आता है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता बरतते हुए उन पर लगा हुआ जजिया नामक टैक्स 1564 ईस्वी में हटा दिया था। अकबर ने अपने जीवन में जो सबसे महान काम किया वह था दीन-ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट शासक आता है मुगल साम्राज्य का जहांगीर, जिसका पूरा नाम था नूरुद्दीन सलीम जहांगीर। इनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। जहांगीर ने के काल की विजय के बारे में बात करते हैं, जिसमें है मेवाड़ विजय 1615 ईस्वी में। इसमें जहांगीर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त करके अमर सिंह और विजय प्राप्त की थी, जिसमें अमर सिंह। और नेक्स्ट आते हैं हम जहांगीर काल की जो विजय रही हैं, उसमें फर्स्ट है मेवाड़ विजय, जो 1615 ईस्वी में लड़ा गया था जो युद्ध। इसमें जहांगीर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी और उसमें अमर सिंह और जहांगीर के मध्य समझौता हो गया था। नेक्स्ट है जहांगीर ने 1616 ईस्वी में खुर्रम को अहमदनगर की विजय के लिए भेजा था और जहांगीर ने इस विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को शहंशाह की उपाधि से विभूषित किया था। जहांगीर की मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई, जब उसकी आयु 58 वर्ष की थी। इसके पश्चात उनका पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां शासक बना था। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राणा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था 5 जनवरी 1500। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से और जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उनके गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण सानी की उपाधि के साथ किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस उपाधि के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है शाहजहां के समय की जो विजय थी, जिसमें पहला है अहमदनगर विजय। इसमें 1629 ईस्वी में पहला है अहमदनगर विजय, जो 1629 ईस्वी में थी। मुगल सेना ने दक्षिण भारत पर एक युद्ध अभियान के लिए गए और शाहजहां यहां से बुरहानपुर पहुंच गया। उस समय मुगलों को वहां पे सफलता कम मिली, लेकिन 1636 ईस्वी में आखिरकार पूर्णतः उनका अहमदनगर में आधिपत्य स्थापित हो गया। गोलकुंडा 1631 में मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया और 1636 तक बीजापुर एवं मराठों के पराजय के पश्चात गोलकुंडा की तरफ ये गए। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और यहाँ पर इन दोनों के मध्य संधि हो गई थी। नेक्स्ट आता है बीजापुर। 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और इन्हें वार्षिक कर देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है इसकी धार्मिक नीति शहंशाह की। इसने इस्लाम धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे और काफी हद तक कहा जा सकता है ये धर्मांधता। शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं। ये इस्लाम धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर था और हालांकि शाहजहां ने खुले तौर पे हिंदू धर्म की कोई अवहेलना नहीं की थी या विरोध प्रकट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने पूर्णतः हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता। आगे बात करते हैं हम यहाँ शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में, जो ये इस्लाम धर्म
के लिए बहुत अधिक कट्टर था, लेकिन हिंदू धर्म के लिए बहुत अधिक इसमें कट्टर तो था ही। शाहजहां इस्लाम धर्म के प्रति बहुत अधिक कट्टर था और हिंदू धर्म के प्रति इसके हृदय में किसी तरह का उदार नीति नहीं थी। नेक्स्ट आता है शाहजहां की मृत्यु। सन 1666 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उस समय उनकी आयु 74 ईयर्स की थी। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन इसमें दो बन रहे हैं, जिसमें 1666 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था और दूसरा देहांत के समय उनकी आयु क्या थी। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? शाहजहां के काल में युद्ध बहुत ही कम हुए और युद्ध बहुत कम हुए जिससे धन संपदा राजकोष में बहुत था, जिसके कारण शाहजहां के काल को मुगल काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। शाहजहां के काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय युद्ध बहुत कम लड़े गए थे और राजकोष में धन संपदा बहुत था, जिसके कारण शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है औरंगजेब। यहाँ पे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसमें 1627 से 1658 ईस्वी तक 30 वर्ष शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और औरंगजेब, नेक्स्ट आता है औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। ठीक है, तो औरंगजेब आलमगीर प्रजा द्वारा दिया गया नाम था उसका, और जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चंस देखिए कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था और साथ ही साथ आलमगीर या औरंगजेब का मतलब क्या होता है। भारत पर राज्य करने वाला यह छठा मुगल शासक था, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 तक, उसकी मृत्यु तक। औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख विरोध जो थे, जिसमें जाटों का विद्रोह है 1669 में। नेक्स्ट आता है सतनामियों का विरोध 1672 में। इसके अलावा हरकिशन की मृत्यु के बाद 1664 ईस्वी में सिख समुदाय ने हरगोविंद के पुत्र तेग बहादुर को अपना गुरु माना था। तेग बहादुर ने औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसके विरुद्ध खुलकर विद्रोह किया था। तो औरंगजेब ने उन्हें क्या किया था? उन्हें दिल्ली बुलाया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए फोर्स किया, लेकिन उन्होंने जब इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की युद्ध नीति, असम और बिहार को जीतना। इसने 1661 में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और असम पर आक्रमण के लिए आदेश दिया। मीर जुमला ने 1662 ईस्वी में असम के समस्त क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। दक्षिण भारत 1682 ईस्वी में इसने अपने पुत्र को वहां भेजा था और अपने पुत्र के पीछे दक्षिण भारत भी पहुंचा था, लेकिन वहां से वो वापस नहीं लौट पाए क्योंकि वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है बीजापुर। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा आजम को दक्षिण का सूबेदार बनाया। अप्रैल 1685 ईस्वी में बीजापुर का घेरा डाला गया, जिसमें 1686 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन है कि बीजापुर ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है गोलकुंडा। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और गोलकुंडा के किले पे कई महीनों के घेरा डालने के पश्चात जब मुगलों को किसी तरह की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई तो वहां के एक अफगान सरदार को, जिसका नाम अब्दुल्ला गनी था, उनको अपनी तरफ मिलाकर किले के द्वार खुलवा लिए गए थे और किले में प्रवेश कर लिया था। तो यहाँ पे ये गोलकुंडा की विजय हुई। नेक्स्ट आता है अब औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब बहुत अधिक इस्लाम को लेकर बहुत अधिक कट्टर था और हिंदू धर्म के प्रति उसके मन में कोई भी आस्था नहीं थी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और तीर्थकर
को पुनः शुरू कर दिया था, जो कि अकबर ने बंद किया था। और 1668 ईस्वी में हिंदुओं के जो त्योहार थे उस पर रोक लगा दी थी। साथ ही साथ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें बनारस में के हिंदू मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, और मथुरा के केशव राय मंदिर को इन्होंने नष्ट कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 50 वर्ष तक शासन किया इन्होंने, और 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मराठा एवं यूरोपीय शक्तियां। मराठा शक्ति का प्रादुर्भाव या अभ्युदय। शिवाजी मराठों के उदय का एक प्रमुख बेस थे और मराठा शक्ति के उत्कर्ष के निम्नलिखित परिस्थितियों का योगदान था उनके मराठा शक्ति के उत्कर्ष में, जिसमें है महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां, भाषा की एकता, ठीक है, धार्मिक जागृति, हिंदुत्व का प्रभाव, साथ ही साथ शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व। इस कारण से मराठों की शक्ति का उदय हुआ था। 1627 से 1680 ईस्वी तक इनका जन्म जुन्नार के समीप शिव टेर के एक पहाड़ी दुर्ग में हुआ था, और इनके पिताजी शाहजी भोसले मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, तो यहाँ पे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट आता है 1672 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपके हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, और यहीं से उन्होंने छत्रपति की उपाधि को धारण किया था। शिवाजी का युद्ध अभियान जो था, जिनको 2 चरणों में विभक्त किया गया है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन है कि शिवाजी के युद्ध अभियान को कितने चरणों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो 2 चरणों में विभक्त किया गया है। तो प्रथम चरण है 1646 से 1654 ईस्वी तक। ये जो फर्स्ट चरण है, इसमें शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके पश्चात इन्होंने पुरंदर, शिंगड़, कोकगढ़, सिंघल, सूपा, इन दुर्गों पर भी विजय प्राप्त की। और द्वितीय चरण जो 1654 से 1663 ईस्वी तक था, इस विजय अभियान के द्वितीय चरण में इन्होंने 1656 ईस्वी में मोरे से जावली का किला जीता था। 1657 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण कर कल्याण, चील, लोहनाड़ एवं जंजीरा आदि को जीता था। और 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी की शक्ति को क्योंकि उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, तो उसको रोकने के लिए और समाप्त करने के उद्देश्य से अफजल खां की एक बहुत बड़ी सेना भेजी। शिवाजी ने क्या किया कि जब उससे मिलने गए तो उन्होंने क्या पहना हुआ था, बगनखा जो हाथ में पहनते हैं, उससे उन्होंने उसको मार डाला था। बीजापुर के अलावा अन्य स्थानीय शक्तियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य के आधिपत्य वाले क्षेत्रों में लूटपाट की थी, और अंततः अप्रैल 1663 में एक रात शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। और जून 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, तो पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट आता है 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति। चूंकि मुगल साम्राज्य को 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति, राजनीतिक स्थिति में, यद्यपि 1657 के विद्रोह तक मुगल सम्राट को ही भारत का सम्राट माना जाता था, और 18वीं सदी में उदित हो रही इन शक्तियों के मध्य क्या परस्पर संघर्ष होता रहता था, जिससे ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जिस कारण कई यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हो गया था। सामाजिक स्थिति,
सामाजिक दृष्टि से भी भारत में प्राचीन काल से ही बहुत सारी विभिन्नताएं थी। और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो व्यापार की प्रगति के कारण लघु उद्योगों के विकास में वृद्धि हुई, लेकिन इन उद्योगों में किसी भी नवीन वस्तु के बनाने की विधि में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे भारत तकनीकी विकास के क्षेत्र में पीछे चला गया। नेक्स्ट आता है पॉइंट सांस्कृतिक स्थिति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के न होने के कारण भारत के लोग क्या थे, परंपरावादी हो गए। उनमें नई तकनीकी को विकसित करने का जो सोच थी वो नहीं रह गई थी, जिस कारण सामाजिक व्यवस्था और शासन में स्थायित्व की स्थिति आ गई थी। इसी कारण देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया, क्योंकि अंग्रेज बहुत सारी नई तकनीक लेके आए थे। भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति में भी गिरावट देखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश। यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की सहायता के लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे बना दी है, जिसमें आपको जो यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने भारत में प्रवेश किया है वो कब आए और कौन सबसे पहले आया था। ठीक है, जैसे कि भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश कब हुआ था, 17 मई 98 में पुर्तगाल हुआ था, जिसमें पुर्तगाल व्यापारी कौन, वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट आता है भारत में जब डचों का प्रवेश हुआ 1556 में। टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, जिसमें ये आप टेबल देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही जगह कौन कौन सी शक्तियों का प्रवेश भारत में हुआ और कब हुआ और सबसे पहले उनकी तरफ से आने वाला व्यक्ति कौन था। भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ 17 मई 1498 में। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा भारत आया था। डचों का प्रवेश हुआ था 1596 में। भारत आने वाला डच नागरिक कार्नेलिस डे हस्तमान था। अंग्रेजों का प्रवेश है फिर इसके बाद, जो 24 अगस्त 1608 ईस्वी में था, जिसमें राजा जेम्स प्रथम ने कैपिटल हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के पास भेजा था। और भारत में डैनिश का प्रवेश 1616 ईस्वी में डैनिश का भारत में आगमन हुआ था। और फ्रांसीसियों का प्रवेश फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई। 15 शताब्दी के उत्तरार्ध से 17 शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच भारत में व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्यों से प्रवेश करने वाली यूरोपीय शक्तियां जो थी वो राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को लगभग 350 वर्षों तक इन्होंने प्रभावित किया था। ठीक है, इन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए थे और इसके बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे। भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश। फर्स्ट पॉइंट है भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल के व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर की थी। ठीक है, तो यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको कि सबसे पहले पुर्तगाल भारत कब आए थे और पुर्तगाल से कौन आया था, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और उसने कालीकट, कन्नौर और कोचीन में एक एक कारखाना स्थापित किया। तो वास्को डी गामा फिर से भारत कब आया, कहां उसने कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट आता है 1505 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच चुके थे। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया और इस पद पर वह 1509 तक बना रहा। साथ ही साथ ब्लू वाटर नीति जो इसकी एक ऐतिहासिक नीति है, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि अल्मीडा जो गवर्नर था उनकी ये ब्लू वाटर नीति क्या थी। उनका मानना था कि जो सागर में व्यापारिक नीति है वो उस पर उनका आधिपत्य होना चाहिए, अरब सागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस इनकी ब्लू वाटर नीति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है
डचों का, भारत में डचों का आगमन। 1596 में भारत आने वाला सबसे पहला डच नागरिक था कार्नेलिस डेल्समान। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी माने जाते हैं। इसके बाद आता है, और डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की थी। इसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेजों का प्रवेश। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में एक व्यापारिक उद्देश्य को लेकर वो भारत आए थे, जिसके लिए राजा जेम्स प्रथम ने कैपिटल हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था, जहां पर उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय दरबार में पुर्तगालियों का आधिपत्य या पुर्तगालियों का प्रभाव अधिक था। नेक्स्ट है 1615 से 18 ईस्वी। सम्राट जहांगीर के समय ब्रिटिश नरेश जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ विशेषाधिकार के साथ उन्हें यहां भेजा था। इससे भारत में डैनिश का प्रवेश। भारत में 1616 ईस्वी में डैनिश का आगमन हुआ। डैनिश डेनमार्क के रहने वाले थे, निवासी थे। ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसियों का प्रवेश। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें ने के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के कारण 1664 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना भारत में हुई। यहां भी दो क्वेश्चंस हैं कि भारत में डैनिश का आगमन कब हुआ और भारत में व्यापारिक कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। सत्ता के लिए, भारत में व्यापारिक सत्ता के लिए संघर्ष हुआ यूरोपीय शक्तियों के मध्य। इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ एक बार फिर से यूरोपीय देशों में व्यापार शुरू हो गया था। इन शक्तियों ने, जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए थे, और उत्तर मुगल काल तक आते आते ये पुर्तगाली, डच, डेनिश जैसी शक्तियों का वहां पतन हो चुका था, मतलब वो समाप्त हो चुके थे, और भारत में केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी ही बचे थे। अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए दोनों ही शक्तियां आपस में लड़ रही थी, और इनका जो पहला संघर्ष हुआ था वो कर्नाटक से शुरू हुआ था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 और 48 के मध्य हुआ, जहां पे फ्रांसीसी डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके लिए वास्तविक रूप से अंग्रेज जिम्मेदार। लेकिन यूरोप में भी इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष चल रहा था, और वहां की संधि हो गई, जिसे मध्य एक्स लॉ सापेल के नाम से जानते हैं। तो इस संधि के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण भारत में युद्ध रुक गया था। तो यहाँ भी क्वेश्चंस है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ और कौन सी संधि हुई थी इन दोनों देशों के मध्य। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, हैदराबाद का जो निजाम था, आसफ जहां निजाम उल मुल्क, इनकी मृत्यु हो गई थी, और उत्तराधिकार के लिए यहाँ पे दोनों उत्तराधिकारियों में संघर्ष हुआ था। 1751 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति वुसी ने आसफ जहां के तृतीय पुत्र सलावत जंग को गद्दी पर बिठा दिया, जिसके कारण आंध्र प्रदेश का वह हिस्सा जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता था, फ्रांसीसियों के हिस्से में आ गया, या फ्रांसीसियों को उसका आधिपत्य। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो 1756 से 63 के बीच लड़ा गया था, इसमें फ्रांसीसी सरकार ने 1758 में काउंट लालिकी को शक्तिशाली सेना के साथ भारत भेजा था। जनवरी 1760 ईस्वी में वॉन्डिवॉश में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट आता है, अब जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले और उसकी नीति के बारे में बात करते हैं। डुप्ले का पूरा नाम जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले था। यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक सेवा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम जोसेफ फ्रांसीसी डुप्ले और उनकी नीति के बारे में। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक समझौते के लिए भारत आए थे, और 1742 ईस्वी में वह पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। 1700
1994 तक वह इस पद पर थे। वह योद्धा नहीं थे, लेकिन फिर भी एक कुशल राजनीतिक और राजनेता था। इसने भारतीय इतिहास में कर्नाटक के युद्ध जो हुए थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, और यह पहला फ्रांसीसी था जिसने भारत में फ्रांसीसी राज्य को स्थापित करने का स्वप्न देखा था। नेक्स्ट आता है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के प्रभाव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के प्रभाव को भली भांति जानते थे और फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी समाप्त करने का इन्होंने आदेश दिया था अंग्रेजों को, जिसे अंग्रेजों ने नहीं माना था। इस कारण ये नाराज हो गए और मई 1756 ईस्वी में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और 20 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वॉटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की तरफ आए और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया, जिसके कारण मानिक चंद्र के बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को मिल गया था। थर्ड पॉइंट है 9 जनवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की थी, अलीनगर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर अलीनगर संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुई थी? तो क्लाइव और नवाब के मध्य हुई थी, जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पे दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध में नवाब की से एक बड़े भाग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब आगे आते हैं हम बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाब के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में शुरू हो चुका था, लेकिन पूर्ण रूपेण यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने उत्तर भारत के उस समय के सबसे प्रभावशाली जो नवाब को हराया था और अंग्रेजों की यही जो जीत थी राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह संधि क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक है, यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव एवं सिजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। तो इस तरह यहाँ 4 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना के कुछ समय पश्चात ही भारत में मुगल साम्राज्य की कमजोरियों को समझ लिया था और अन्य प्रतिद्वंदी जो पुर्तगाल थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, इन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ही भारत के जो मुगल साम्राज्य की कमजोरियां थी उसके बारे में उनको जानकारी हो चुकी थी। साथ ही साथ उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जिसमें डच हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाल हैं, इनके विरुद्ध भी उन्होंने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी थी। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी स्थिति को नियंत्रण में न रख पाने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक नुकसान मुगल साम्राज्यों को मराठों एवं उसके पश्चात अंग्रेजों से हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था, सबसे ज्यादा नुकसान उनको मराठों और अंग्रेजों के कारण हुआ था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के योगदान के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहले हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी तक थे। रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी तक थे। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत आए थे और
भारत में मुगलों के वर्चस्व को समाप्त करने में क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान था। ये पहली बार वह 1757 से 1760 ईस्वी में और फिर दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर के रूप में थे। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 से 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे और 1750 में वॉरेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत में शुरुआत की थी, लेकिन अपनी कार्यकुशलता की वजह से वह बहुत जल्द कासिम बाजार के अध्यक्ष बन गए थे। 1772 ईस्वी में नियुक्ति के अगले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कि द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जन्म 31 दिसंबर 1738 ईस्वी में हुआ था। 1786 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंतर्गत शांति की स्थापना के लिए भारत और शांति की स्थापना तथा पुनर्गठन हेतु गवर्नर जनरल नियुक्त करके भारत भेजा था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। यहाँ भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि लॉर्ड वेलेजली ने कब से कब तक गवर्नर जनरल के रूप में थे? 1758 में सर जॉन शोर के हस्तक्षेप युग के बाद लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बने, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य थे। लॉर्ड विलियम 14 सितंबर 1774 से 17 जून 1839 को लॉर्ड विलियम के रूप में जाना जाता है, जो 1774 से लेके 17 जून 1839 ईस्वी तक का समय है, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह एक ब्रिटिश सैनिक और राजनेता थे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी की गवर्नर जनरल के रूप में भारत में नियुक्ति हुई थी। यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलना है कि लॉर्ड डलहौजी की नियुक्ति गवर्नर जनरल के रूप में कब हुई थी। नेक्स्ट यूनिट है हमारी जीवमंडल और एवं जनजीवन। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हमारा पृथ्वी की सीमित जीवन क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में जीव, जंतु, पेड़, पौधे और छोटे छोटे जीव आते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, और इसके दो भाग होते हैं, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। सेकेंड पॉइंट है इसका, किसी भी भौगोलिक प्रदेश में जलवायु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो घटक होता है वह है मिट्टी, जंतु, वनस्पतियों को प्रभावित करता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर जलवायु की विविधियों के अनुसार इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और शीतकटिबंधीय प्रदेश। तो मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और इस प्रदेश के जलवायु के जो कारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि के आधार पर इस प्रदेश में निम्नलिखित छोटे छोटे प्रदेशों को विभाजित किया जा सकता है। ठीक, जिसमें भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश आते हैं, मानसूनी प्रदेश आते हैं, सवाना प्रदेश आते हैं, और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश आते। पहला है भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित यह क्षेत्र, इसको भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यह प्रदेश भूमध्य रेखा के निकट दोनों ओर स्थित है, इसलिए इसे विषुवत रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सेकंड है इसका कि इस प्राकृतिक प्रदेश में वर्ष भर तापमान जो होता है वह अधिक और एवं समान रहता है। दोपहर के समय
अचानक से गरज और चमक के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है। इस वर्षा को संवाहनीय वर्षा कहते हैं। जीव जंतु, यहाँ के जीव जंतुओं में, वन्य जीवों में, यहाँ के जो जीव जंतु सबसे अधिक पेड़ों में वास करते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की संख्या कम है और जलीय जीवों की संख्या यहाँ अधिक पाई जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु जैसे तितलियां हो गई, कीट पतंगे हो गए, चींटियां हो गई, इनमें कई तरह की चींटियां या तितलियां देखने मिलती हैं। इसके आगे आता है मानव जीवन। यहाँ का जो मानव जीवन है, यहाँ की जलवायु मानव जीवन के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ जनसंख्या जो है मनुष्यों की बहुत कम है। नदी घाटियों में जहाँ जल है, मिट्टी है, यहाँ पर और अन्य सुविधाएं हैं, वहां पे जनसंख्या अधिक मिलती है। उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत विषुवतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वनों से उत्पादन प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रेशे, गोंद, औषधियां, गिरियां, रस और दूध आता है। नेक्स्ट है मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश में के अंतर्गत मानसूनी प्रदेश आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के विशिष्ट प्रदेश कहे जाते हैं और इस मानसूनी प्रदेश की स्थिति उष्णकटिबंधीय में 8 डिग्री अक्षांश से 28 तथा दक्षिणी भाग में महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रदेश का विस्तार एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, चीन और फिलीपींस द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक और ग्रीष्म काल में, गर्मी में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक, शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जीव जंतुओं में यहाँ पे मुख्य रूप से मांसाहारी पशु पाए जाते हैं, जिनमें बाघ, सिंह, तेंदुआ, चीता, हाथी, नीलगाय आदि मिलते हैं। मानव जीवन, मानसूनी प्रदेश में मानव कृषि, खनिज और उद्योग धंधे के विकसित होने के कारण अधिक विकास करता है। उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत मानसूनी प्रदेश विश्व में संपन्न तथा विकसित प्रदेशों में एक है। अनुकूल जलवायु तथा उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ की अधिकतर व्यवसाय कृषि पर आधारित होता है। इस प्रदेश के लोगों में मुख्य रूप से व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। सावाना प्रदेश, नेक्स्ट पॉइंट है सवाना प्रदेश। यह प्रदेश अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विषुवतीय प्रदेशों के किनारे भूमध्य रेखी दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, कोलंबिया, दक्षिण मध्य ब्राजील, मध्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र एवं भारत तक फैला हुआ है। यह प्रदेश भूमध्य रेखी और मरुस्थलीय प्रदेशों के बीच में है। शुष्कता के कारण इस प्रदेश में लंबी लंबी और मोटी मोटी घास होती है, जिसे हाथी घास कहा जाता है। मानव जीवन, अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण घास का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पर 40% भूभाग तक फैला है और यह विशाल घास का क्षेत्र अधिकतर जनविहीन है। यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे भी यह क्वेश्चन 2 दिख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण घास का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। उष्ण घास का विस्तार तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है, और यह 40% तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ के। तो कृषि जो है स्थानांतरित, सवाना प्रदेश सीमाओं पर स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। यहाँ पर आदिवासी पशुचारण करते हैं तथा पशुओं का पालन दुग्ध एवं मांस के लिए करते हैं। यहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं और पशुओं का पालन दूध और मांस के लिए किया जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी एवं दक्षिणी से 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। इस प्राकृतिक प्रदेश का सबसे बड़ा भाग सहारा मरुस्थल कहलाता है, जो सागर से अटलांटिका महासागर तक फैला हुआ है। इसी प्राकृतिक प्रदेश को सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन
अतिलघु के रूप में बन रहा है कि किस प्रदेश को सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेशों को प्राकृतिक प्रदेश को सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जीव जंतु। जीव जंतु यहाँ पर ऐसे होते हैं, चूंकि यहाँ रेत ज्यादा पाई जाती है, पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं, इस कारण जो वन्य जीवन भी यहाँ बहुत ही कम मिलता है। इस प्रदेश का वातावरण बहुत अधिक शुष्क और कठोर होता है, इसलिए यहाँ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अपने आप को मिट्टी में छुपा सके, जिससे इस कारण इनकी स्किन जो है उसका जो रंग होता है वो पीला या लाल होता है। मानव जीवन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ पे प्रदेश सामान्य रूप से कहना चाहिए निर्जन है। इसका प्रमुख कारण प्रदेशों का प्रतिकूल पर्यावरण है। नील नदी घाटी और डेल्टाई भाग में मानसूनी प्रदेश के में घनी जनसंख्या है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का वास, जहां जल मिलेगा वहीं पे जनसंख्या मिलती है। उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाकलाप इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम नाइट्रेट प्रमुख रूप से पाया जाता है और खनिज से संबंधित देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ यह सामाजिक स्थिति एवं अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भी इस कारण बहुत अधिक परिवर्तन आए हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव और अतिलघु क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि गर्मी और सर्दी में यहाँ के मौसम का जो तापमान होता है वो बहुत अधिक अंतर नहीं आता है, उसमें बदलता नहीं है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु के प्रदेशों को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश और मध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इस प्रदेश का विस्तार महाद्वीप के पश्चिम भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में होता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर देश के उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया तट, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग एवं न्यूजीलैंड इस पे शामिल है। जीव जंतु यहाँ पर भेड़ बकरियां, चिड़िया, अधिक रंग बिरंगी चिड़िया यहाँ मिलती हैं और शहतूत के वृक्षों में रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। मानव जीवन यहाँ की इस प्रदेश की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और प्राकृतिक साधनों से भरी हुई है। इस कारण यहाँ का मानव जीवन का जो रहन सहन है वो उच्च स्तर का होता है। यहाँ की भूमध्य सागरीय प्रदेशों में निम्न भूमियों में आबादी सघन और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, नीचे के जो क्षेत्र है वहां आबादी ज्यादा मिलेगी और ऊंचे के क्षेत्र में कम पाई जाती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाओं में अधिकांश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश व्यापार और वाणिज्य में उन्नतशील है। इस प्रदेश के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश महाद्वीपों के आंतरिक भाग के दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। इस प्रदेश का जो विस्तार है वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वेसिन एवं गोबी के मरुस्थल और अफ्रीका महाद्वीप के बेल्ट पठार तक फैला हुआ है। यहाँ पे जीव जंतु भेड़ बकरियां, खच्चर, टट्टू, तिब्बती भैंसे जिसे माक कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। इनसे दूध, ऊन और मांस मिलता है। यहाँ का मानव जीवन जो है, जनसंख्या विस्तार बहुत ही कम पाया जाता है। जलवायु मानव के निवास और जीवन को प्रभावित करती है। ईरान तथा इराक के मैदानी क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में पिछड़ी जनजातियां, ठीक है, और असभ्य तथा पिछड़ी जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। इनका जीवन पशुओं के ही दूध और मांस पर निर्भर करता है। उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाएं
वर्षा कम होने के कारण यहाँ कृषि नहीं होती है। यहाँ पर नदियों का भी अभाव है और पशुओं को पालन यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। यहाँ पे भेड़ बकरी, ऊन, बाल, खाले और पशुओं के मांस निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेपी प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध से 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित है। स्टेपी प्रदेश में मानव के विकास के लिए भौतिक सुविधाएं बहुत कम है, इसलिए यहाँ का विकास का स्तर बहुत निम्न है। उद्योग धंधे के रूप में पशुपालन प्रमुख उद्योग धंधे हैं यहाँ के, और कृषि के अंतर्गत वर्षा वाले भागों में गेहूं, जौ, मक्का, कपास, चुकंदर, सूरजमुखी का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। शीत कटिबंधीय प्रदेश, शीत कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तार 45 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैला हुआ है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। टैगा प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध से 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, पश्चिम तक फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य कनाडा में यूरोप महाद्वीप के स्वीडन, दक्षिणी फिनलैंड, पोलैंड और पश्चिमी रूस और एशिया महाद्वीप के रूसी साइबेरिया में है। टुंड्रा प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, मिल रहा है, और इस टॉपिक से आपको मिल रहे हैं। इस प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है भूखंडों का विभाजन। पृथ्वी के को मुख्य रूप से 7 स्थल खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। एशिया के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ भी ये अतिलघु के रूप में भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 1/3 एशिया का भाग जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और 60% जनसंख्या विभिन्न देशों की यहाँ पर निवास करती है। एशिया महाद्वीप भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट आता है यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। और यूरोप का उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। 10,18,000 वर्ग किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप विश्व का भूभाग का 7.04% है। यूरोप का लगभग 23% जनसंख्या का वितरण 45 से 55 अक्षांश के बीच में है, और इस क्षेत्र को जनसंख्या की धुरी वाला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ भी ये क्वेश्चन के रूप में है कि जनसंख्या की धुरी वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो हम बता सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप को जनसंख्या की धुरी वाला प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ भी ये क्वेश्चन मिल रहा है हमको। इसका नाम अमेरिगो वेस्पुकी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसका क्षेत्र 24,24,700 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में अंटार्कटिका महासागर, पूरब से अटलांटिक महासागर और पश्चिम से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका का 60% अधिक जनसंख्या झील प्रदेश तथा अटलांटिक तट के पूर्वी और मध्य पूर्वी भाग पर केंद्रित है। दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है कि ये भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और अतिलघु के रूप में बन सकता है। जो पूर्व में अटलांटिका महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर और उत्तर में
कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या आधे से ज्यादा केवल ब्राजील में निवास करती है। नेक्स्ट आता है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या नील नदी की घाटी, भूमध्य सागरीय तट, कीनिया और अबिसिनिया के पठार, पश्चिमी सूडान, गिनी तट एवं सुदूर दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका संघ के पूर्वी और पश्चिमी पूर्वी तटीय भाग में मिलता है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर एक साथ महाद्वीप और राष्ट्र, एक राष्ट्र और द्वीप माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा बहुत कम है। यहाँ विश्व की 3% जनसंख्या ही निवास करती है। अंटार्कटिका, यहाँ पर पृथ्वी का यह दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव स्थित है। आता है जनसंख्या का विस्तार एवं उसके घटक। विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, देश हैं, स्थान पर जनसंख्या का वितरण जो है वो असामान्य रूप से है। इस असमानता के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। इन कारणों में प्राकृतिक, सांस्कृतिक जैसे बहुत सारे कारक हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, माइग्रेशन। विश्व के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखें तो वह संसाधन, प्राकृतिक वस्तु जो बार बार मनुष्य को सहायता पहुंचाते हैं या जिनसे बार बार मनुष्यों को सहायता मिलती है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो उपयोग की निरंतरता के आधार के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है। और जो संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, वो गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन में ठोस पदार्थ के रूप में विद्यमान होते हैं। यह सभी खनिज पदार्थों को अपनी रासायनिक विशेषता होती है, या वास्तव में कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खनिज संसाधन। खनिज प्रकृति के ठोस पदार्थ के रूप में विद्यमान है। सभी खनिज पदार्थों की अपनी रासायनिक विशेषताएं होती हैं। यह पृथ्वी के अंदर होते हैं। अंदर से निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए खनिज पदार्थ को खनिज पदार्थ कहा जाता है। इसके 8 तत्व होते हैं: लौह अयस्क, जस्ता, टिन, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, सोना। लौह अयस्क, लोहे की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है। मैग्नेटाइट, फर्स्ट पॉइंट है इसका मैग्नेटाइट। यह सबसे अच्छा लौह अयस्क होता है। यह काले रंग का चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड होता है। इसमें लोहे के अंश 70% पाए जाते हैं। हेमेटाइट, इसमें लगभग 70% लोहे का अंश होता है और यह लाल एवं भूरे रंग के लोहे का ऑक्साइड होता है। लेमोनाइट, लेमोनाइट में शुद्ध लोहे लगभग 30 से 40% तक होता है और यह भूरे रंग का होता है। भारत में जो परतदार चट्टानों में इस प्रकार के लौह अंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है तांबा। तांबे के खनिज आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार के शिलाओं में मिलते हैं। तांबा का वैश्विक स्तर पर चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक यह मिलता है। यहाँ पे ये बार बार नो इंटरनेट क्यों आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जस्ता। जस्ता एक तत्व है जिसमें विशेष रूप से धातु गुण होते हैं। यह सफेद और भूरी चमकीली धातु से बनता है। इसका उपयोग अन्य जो धातु हैं उनके संक्षारण को बचाने के लिए होता है। यह ऑस्ट्रेलिया, चीन, पेरू देश में
वैश्विक स्तर पर जस्ते का सबसे अधिक भंडारण है, जबकि सबसे सर्वाधिक जस्ता उत्पादन देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। तो सबसे अधिक जस्ता उत्पादन के देश कौन कौन से हैं, यहाँ ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक खनिज है, यह पत्थर सर्वप्रथम फ्रांस के लेस बॉक्स के पास मिला था। इसी आधार पर इस खनिज का नाम बॉक्साइट पड़ा है। बॉक्साइट का सबसे अधिक खनन करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, गिनी व भारत इसमें सबसे अधिक शामिल है। टिन टिन एक प्रकार की नरम धातु होती है, मुलायम धातु होती है। यह बहुत हल्का और पिघलने में आसान होता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ बन रहा है। नरम या मुलायम होने के कारण इसका उपयोग शुद्ध धातु के रूप में नहीं किया जाता है। टिन के साथ तांबे का उपयोग करके कांसे को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है कि टिन के साथ तांबे का उपयोग करके किस धातु का निर्माण होता है। इंडोनेशिया, पेरू, ब्राजील वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़े टीन उत्पादक देश है। सोना, गोल्ड। सोना ज्यादा साधारणतः उष्णकटिबंधीय चट्टानों या खनिजों में पाया जाता है, या कई नदियों में रेत के रूप में पाया जाता है। ठोस शैल मतलब ठोस चट्टानों या पर्वतों के घटक के रूप में, छिलके के रूप में, दानों के रूप में, बालू में, बजरी इत्यादि में मिलता है। विश्व के स्तर पर सोने की सर्वाधिक भंडारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया में है। मैंगनीज। मैंगनीज प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। यह लोहे के साथ समायोजित करके मिलता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण मैंगनीज अयस्क पायरोलोसाइट है। नेक्स्ट आता है जीवाश्म खनिज संसाधन। ऐसे खनिज संसाधन जो मृत पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेषों से प्राप्त होता है, जीवाश्म खनिज संसाधन कहलाते हैं। ये करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए होते हैं। वनस्पति संपदा के जीवाश्म अवशेष के रासायनिक परिवर्तन से मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके अंतर्गत आते हैं। कोयला। कोयला क्या है? विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये क्वेश्चन एक बन रहा है यहाँ पे। इसी कारण इसका इस्तेमाल बड़ी तेजी के साथ अनेक विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत किया जाता है। विश्व का 5% कोयला भारतवर्ष में उपलब्ध है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेट्रा जिसका अर्थ होता है रॉक, ठीक है, और ओलेम जिसका अर्थ तेल होता है, से हुई है। यह चट्टानों से प्राप्त होने वाला, इसको तेल भी कहते हैं। तो चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सर्वाधिक स्रोत उथले सागरीय पर्यावरण में की अवसादी शैलें हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक गैस। पृथ्वी में दबे हुए मृत जीवों, पेड़ पौधों के सड़ने और गलने से प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है। इसमें प्रोपेन, इथेन और मीथेन ये गैसें आती हैं। ये सभी एक जीवाश्म ईंधन है। अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम परिवहन में। परिवहन के साधन एक सड़क परिवहन है और जल परिवहन है। भारत में सड़क परिवहन विश्व की तीसरी विशालतम प्रणाली। भारत में सड़क परिवहन विश्व की तीसरी विशालतम प्रणाली है। यह देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस उसमें मिल रहे हैं हमको। सेकंड पॉइंट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता नगरों को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एवं पोरबंदर से सिलचर तक की महामार्ग की कुल लंबाई 7300। सड़कों का वर्गीकरण
जो इस टेबल से पता चल रहा है, जो 2012 के आंकड़ों के अनुसार है, जिसमें राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग और इसके अलावा अन्य सड़कें भी आती हैं। राष्ट्रीय महामार्ग, ये सड़कें मार्ग राज्यों की राजधानी, ये सड़कें राज्यों की राजधानियों, औद्योगिक नगरों को प्रमुख पत्तनों से जोड़ती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूरे देश की सड़कों की कुल लंबाई का 1.73%। नेक्स्ट आता है राज्य महामार्ग। ये सड़क मार्ग राज्य की राजधानी को उसके अन्य नगरों से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई है 70,548 किलोमीटर। जिला सड़क मार्ग, ये सड़क मार्ग मुख्य जिला मुख्यालय से जिले के अन्य स्थानों को जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों और कस्बों से जोड़ती हैं। सीमावर्ती सड़कें, ये सीमावर्ती क्षेत्र की बनी सड़कें होती हैं, इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सीमावर्ती सड़कें जिनका निर्माण कौन करता है, तो सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करता है। विश्व के प्रमुख महामार्ग कौन कौन से हैं? ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग है। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिरुडम नगर को एलिस स्प्रिंग व टेनेंट क्रीक होते हुए उड़न दस्ता नगर को जोड़ता है। नेक्स्ट पैन अमेरिकन महामार्ग, यह महामार्ग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन सड़क की अपेक्षा ट्रेन से यात्रा करना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है और सुगम होता है। रेल मार्ग को भारी मात्रा में अधिक दूरी तक ले जाने के लिए सड़क मार्ग की तुलना में अधिक सुविधाजनक माना जाता है। सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से रेल परिवहन का विकास 1825 में इंग्लैंड में हुआ था। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अब विश्व के भारत में रेल लाइन 1853 में मुंबई के थाने में स्थित जो 34 किलोमीटर लंबी थी बनाई गई। तो सबसे पहले भारत में 1853 में मुंबई में थाने के मध्य और सार्वजनिक रूप से इंग्लैंड में 1825 में। तो यहाँ भी ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, जिसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीप रेल मार्ग और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। इसमें आगे बढ़ते हैं हम जल परिवहन की तरफ। जल परिवहन महासागरीय परिवहन विदेश व्यापार के लिए सबसे अधिक अनिवार्य है। विश्व के अलग अलग भागों को यह एक साथ जोड़ता है और एक वैश्विक बाजार को तैयार करता है। तो महासागरीय जलमार्ग के अंतर्गत उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग, पनामा नहर, सुएज नहर, यह जलमार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको। और इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसैप के योगदान से किया गया था। तो इस दो लाइनों में हमें 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर। तो इसमें हमें ऑब्जेक्टिव भी मिल रहे हैं और अति लघु भी मिल रहे हैं। प्रमुख आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं? राइन मेन डैन्यूब नहर, वोल्गा प्रणाली, सेंट लॉरेंस जलमार्ग और सिपी नदी प्रणाली। पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत यह परिवहन जिसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें, जल के परिवहन का सबसे सस्ता और सुगम साधन उपयोग किए जाते हैं। इस परिवहन में स्थल मार्ग पर पाइपलाइनें बिछाकर परिवहन किया जाता है। जैसे गैस है, गैस पाइपलाइन के माध्यम से हमें मिलती है। यह परिवहन पर्यावरण का मिश्रण तथा ऊर्जा की बचत करता है। इसमें भारत नेपाल पाइपलाइन और ESPO तेल पाइपलाइन परियोजना, जो पूर्वी साइबेरिया प्रशांत महासागर तेल पाइपलाइन परियोजना रूस और चीन की संयुक्त एक परियोजना है। तो ये क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है वायु परिवहन। विश्व में वायु परिवहन का जो वितरण है वो असामान्य है। यहाँ एक और पश्चिम यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया में
वायुयान क्या है, बहुत अधिक है। दूसरी तरफ अफ्रीका के देशों में इसका विकास बहुत कम है। आधुनिक युग को हवाई युग के नाम से जाना जाता है। तो किस युग को हवाई युग के नाम से जाना जाता है? आधुनिक युग को। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव मिल रहा है हमको। विश्व के जो प्रमुख वायु मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, महाद्वीपीय वायु मार्ग। नेक्स्ट आता है संचार संप्रेषण। संचार परिवहन सुविधाएं आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। परिवहन प्रणाली में सड़क, रेल, जल मार्ग, वायु मार्ग सहित कई तरीके शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। इसमें प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण। ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन अति लघु के रूप में बन सकता है। साथ ही साथ प्रकृति में विद्यमान वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी, जंतु, जीव जंतु आदि, सूर्य आदि सभी प्राकृतिक संपदाएं हैं। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनवीकरणीय प्राकृतिक संपदा का उपयोग। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संपदा या विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाओं का उपयोग करता है। संरक्षण की आवश्यकता। चूंकि मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संपदा से करता है तो इनका संरक्षण भी आवश्यक है। खाद्यान्नों में कच्चे पदार्थ की पूर्ति के लिए भूमि को जोता जाता है। सिंचाई एवं उपज क्षमता के विकास के लिए अन्य पदार्थों एवं खनिजों का शोषण तथा उपयोग किया है। ठीक है, तो मनुष्य ने सिंचाई और उपज की क्षमता के विकास के लिए वन्य पदार्थों और खनिजों का उपयोग किया है। पिछली 2 शताब्दियों से जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों में अत्यधिक वृद्धि हो या तीव्रता होने के कारण विश्व की जनसंख्या आज से 200 वर्ष जहां 2.25 अरब थी, अब वहां 5.25 अरब तक पहुंच चुकी है। इस समय भोजन, कपड़ा, आवास, परिवहन साधन, अनेक प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल आदि की खपत कई गुना बढ़ चुकी है। यही कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों का गलत एवं विनाशकारी जो शोषण होता जा रहा है, तो संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। संरक्षण की आवश्यकता। मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अपनी आवश्यकता का अनुसार करता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वह पृथ्वी का बहुत अधिक दोहन करता है। सिंचाई और क्षमता के विकास के लिए उसने खनिज पदार्थों का शोषण किया हुआ है। और पिछली 2 शताब्दियों से जहां जनसंख्या 2.25 अरब थी, अब वहां लगभग 5 अरब तक पहुंच चुकी है। और वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत बढ़ी है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता के साथ गलत उपयोग भी बढ़ा है। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यक। नेक्स्ट यूनिट है हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? भारतीय न्यायिक प्रणाली औपनिवेशिक शासन से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करती है। न्यायाधीश अपने आदेश और निर्णय संविधान के अनुसार लेते हैं। देश में कई स्तर की न्यायपालिका बनाई गई है। भारत में न्यायालय 3 स्तर पर कार्य करते हैं और सबसे निचले स्तर पर जिला अदालतें होती हैं और उसके ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का स्तर होता है। उच्चतम न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारतीय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक देश में होते हैं और इसका गठन संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च सत्ता के रूप में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कानून द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पूर्ण अधिकारों के अंतर्गत करता है। इसके लिए वह आवश्यकता अनुसार
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह भी ले सकता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति गठित की जाती है, जिसमें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और देश के अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 के निर्वाचन पर आधारित कॉलेजियम व्यवस्था की जगह अब न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जा रहा है। इस आयोग में 6 सदस्य होंगे और भारत की मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कॉलेजियम व्यवस्था की जगह अब किस व्यवस्था का या किस आयोग का गठन किया जा रहा है? तो आंसर के रूप में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और इसकी शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसके अंतर्गत और भी प्रकार है या इनको और भी तरीकों से विभक्त किया गया है, जिसमें संवैधानिक मामले, फौजदारी, दीवानी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संवैधानिक के अनुच्छेद 131 में वर्णित है या लिखी हुई है। ऐसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में नहीं जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये 5 पॉइंट दिए गए हैं कि भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है, वैसे केस या कह सकते हैं ऐसे मुकदमे केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों अथवा उससे अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न मतभेद या विवाद, मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन करने संबंधी विवाद, अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त रिट अधिकारिता का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध उपचार करने के लिए करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, वे सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, वो अपीली मुकदमे कहलाते हैं। के अंतर्गत 3 तरह की अपीलें सुनी जाती हैं, संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी। उच्च न्यायालय, संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च प्रमुख न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार सभी राज्य के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। उच्च न्यायालय का गठन, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। इनकी संख्या इनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है और सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक जैसी नहीं होती है, किसी में कम हो सकती है और किसी में ज्यादा भी हो सकती है। उच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं, शक्तियां हैं, कार्य हैं, उसमें संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक नहीं दिया गया है। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान के लागू होने से पहले थे उनके। इसका अर्थ यह होता है कि उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र लगभग वही है जो वर्तमान संविधान के लागू होने से पहले भी। सेकंड है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दीवानी, फौजदारी मुकदमे में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत किस किस तरह के मुकदमे सुने जाते हैं ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय आयकर, बिक्री, अन्य राजस्व संबंधी मामलों को निचली अदालतों के दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुन सकता है। उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी मुकदमों के अपीलों को सुन सकता है। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमों की अपील वाले मुकदमों को सुन सकता है तथा अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक के समय के लिए कैद की सजा सुनाई जा सकती है। जिला तथा सेशन जज हत्या के मुकदमे में दोषी को मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन जज द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से करवानी अनिवार्य होती है। इसके अलावा ऐसा कोई मुकदमा
जो संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या उच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालयों में भी कानून संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमाण पत्र देने का अधिकार। उच्च न्यायालय का निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है, लेकिन इसके लिए संबंधित जज उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक होती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की जानकारी के बिना उसके निर्णयों के विरुद्ध स्वेच्छा से भी मुकदमों की अपील करने की आज्ञा दे सकता है। इसके अलावा निचले मुकदमे से मुकदमा को स्थानांतरित करने का अधिकार है। प्रशासनिक शक्तियां हैं। प्रशासनिक शक्तियां अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना, साथ ही साथ इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार इसके अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की जो तुलना है उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के संविधान को क्रमशः अनुच्छेद 32 और एवं 226 के अंतर्गत रिट निकालने की असाधारण शक्ति केवल इसको प्राप्त है। इस शक्ति का विस्तार अधीनस्थ न्यायालय एवं अधिकरणों के अतिरिक्त राज्य, इसके अलावा प्राधिकारी अथवा व्यक्ति तक है जिसे राज्य का अधिकार सौंपा गया है। इसके आगे आता है जिला व सत्र न्यायालय। जिला व सत्र न्यायालय इसके अंतर्गत जिला अधीनस्थ अदालतें उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आती हैं। इन अदालतों का प्रशासन क्षेत्र भारत में का जिला स्तर तक सीमित होता है। जिला अदालत सभी अधीनस्थ अदालतों के ऊपर उच्च न्यायालय के अदालतों के ऊपर लेकिन उच्च न्यायालय के नीचे होती हैं। जिले का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो जिला एवं सत्र न्यायालय के पास होता है। उसका अधिकार क्षेत्र सिविल मामलों के संचालन के समय या सिविल मामलों के मुकदमे की सुनवाई के समय उसमें जिला जज और अपराधी मुकदमे के न्याय का संचालन करते समय उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला अदालतों में अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार रहता है और निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट, मुख्य जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज, ये सब कोर्ट में होते हैं। इसके अलावा अब आता है लोक अदालतें। लोक अदालतें क्या है? लोक अदालत एक ऐसा मंच है या फोरम कह सकते हैं जहां न्यायालय में जो मुकदमे काफी लंबे समय से पड़े हुए हैं उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास किया जाता है। यह अदालतें सामान्य अदालतों से अलग होती हैं क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच आपस में समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान किया जाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस लोक अदालत का जो विचार था, पहली लोक अदालत की बैठक दिल्ली में सन 1985 ईस्वी में अक्टूबर में संपन्न की गई। यहाँ भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं निकल के कि लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था और लोक अदालत की बैठक सबसे पहले कब हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्तीय व्यवस्था एवं बजट। इसके अंतर्गत भारतीय वित्त प्रणाली इस प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों और सरकार द्वारा वित्त की मांग होती तथा इनकी पूर्ति की जाती है। वित्तीय प्रणाली का अर्थ एक संस्थागत प्रबंधन है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तीय प्रणाली का अर्थ क्या है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचतों को एकत्र करके, जो बचत होती है उसको एकत्र करके अंतरिम उधारकर्ताओं, निवेशकों के मध्य कारागार रूप से इन्हें आवंटित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था वहां की वित्त व्यवस्था पर आधारित होती है और किसी भी देश का एक मजबूत विकास तभी होगा जब वहां की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। अर्थशास्त्र में जिस भाग में सरकार की आय तथा व्यय संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे राजस्व कहा जाता है या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। राजस्व या वित्त, सार्वजनिक वित्त किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन बन रहा है यहाँ भी। अब नेक्स्ट आता है बजट। बजट प्रायः या सरकारी विवरण या दस्तावेज के रूप में ही हम जानते हैं कि बजट क्या है, जिससे सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष की जो आय और व्यय की स्थिति है उसकी जानकारी हमें
बजट के माध्यम से मिलती है। आगामी वित्तीय वर्ष के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, उन पर किया जाने वाला व्यय और प्रस्तावित कर जो ढांचा, जो भी आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम है उन पर किए जाने वाले व्यय का एक ढांचा बनाकर या एक रूपरेखा के तौर पे उसको प्रस्तुत करते हैं। संभावित विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। वस्तुतः बजट वह कहा जा सकता है कि वस्तुतः बजट एक अस्त्र की तरह है जिसके माध्यम से लोकसभा कार्यपालिका के कार्य पर अपना नियंत्रण रखती है और इस प्रकार देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था बजट द्वारा नियंत्रण में रहती है। बजट के प्रकार, बजट में संतुलित बजट, पारंपरिक अथवा आम बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, इसके अलावा परिणामोन्मुखी बजट, लैंगिक बजट, राजस्व बजट। संतुलित बजट क्या है? संतुलित बजट एक ऐसा बजट जिसका सकल सार्वजनिक क्षेत्र, जिसका पूरा जो सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके राजस्व के बराबर होता है। पारंपरिक या आम बजट, पारंपरिक बजट क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी जो खर्च होते हैं उन पर नियंत्रण रखना और विकास के कार्यों को पूरा करना, ना कि तीव्र गति से विकास, जिसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक बजट की यह पद्धति स्वतंत्र भारत की समस्याओं के निवारण तथा उसके विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रही है। यही कारण है कि भारत में निष्पादन बजट की आवश्यकता तथा महत्व को स्वीकार किया गया है। इसे ही परंपरागत बजट पूरक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादन बजट, जिसके अनुसार विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, जहां प्रशासनिक सुधारों के लिए हूपर आयोग 1949 का गठन किया गया था। यहाँ भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि विश्व में सबसे पहले निष्पादित बजट का कहाँ प्रारंभ हुआ था, किस देश में हुआ था, और इसके अलावा हूपर आयोग का गठन कब किया गया था। शून्य आधारित बजट, इस प्रणाली के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलापों का परीक्षण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार किसी नए प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाता है कि वह सही है अथवा गलत है। इस बजट को सूर्य अस्त बजट कहते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य अस्त बजट किसे कहते हैं, तो शून्य आधारित बजट को सूर्य अस्त बजट का भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? वित्तीय वर्ष के अंत में होने से पहले प्रत्येक विभाग अपना शून्य बजट प्रस्तुत करता है जिसमें उसके कार्यों का पूरा विवरण रहता है। परिणामोन्मुखी बजट क्या है? ये इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें परिणामों का एक मूल्यांकन किया जाता है और देश के प्रत्येक वर्ष के विकास संबंधी योजनाओं जैसे मनरेगा या मध्याह्न भोजन, इन सब का प्रारंभ होता है और इन योजनाओं से पर्याप्त मात्रा में धनराशि व्यय की जाती है। लेकिन सरकार इन योजनाओं में धन तो बहुत ज्यादा दे रही है या खर्च कर रही है, लेकिन इससे कितना हमको रिजल्ट मिल रहा है या इस पर कितना अमल हुआ है, ये अपने लक्ष्यों को कहाँ तक इसने पूर्ण किया है, इसका मूल्यांकन इस बजट के अंतर्गत किया जाता है। लैंगिक बजट, लैंगिक बजट, जब बजट लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है वह लैंगिक बजट के अंतर्गत आता है। सामान्यतः बजट में महिलाओं के लिए एक अलग विशेष से बजटीय रणनीति बनाई जाती है, इसी को लैंगिक बजट कहा जाता है। राजस्व बजट, राजस्व बजट के अंतर्गत सभी प्रकार के आय और व्यय को सम्मिलित किया जाता है। इसमें पूरे वर्षों के खर्च, कितना खर्च हुआ है या पूरे वर्ष में कितनी आय हुई है, इसके बारे में इन पूरी चीजों को पूरे वर्ष के आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वो दिया जाता है। पूंजी बजट, बजट का वह हिस्सा जिसका संबंध पूंजी की प्राप्ति और व्यय से होता है, पूंजी बजट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है टैक्स, कर। कर किसे कहते हैं? देश के किसी राज्य द्वारा नागरिकों या संस्था से जो अधिभार अथवा धन लिया जाता है उसे ही टैक्स अथवा कर कहा जाता है। ये राष्ट्र के अधीन आने वाली विभिन्न संस्थाओं विभिन्न प्रकार से कर लगाती हैं, जैसे आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आदि। कर के जो प्रकार हैं उसमें फर्स्ट आता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स में वे कर आते हैं, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा यह चुकाया जाता है जिन पर ये
लगाया जाता है। ठीक है, जिन पर ये कर लगाया गया है ये केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाएगा, जैसे नगर निगम, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, भू राजस्व कर। अप्रत्यक्ष कर वो है जिनको उन व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाया जाता जिन पर ये लगाए जाते हैं, बल्कि ये दूसरे व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है, जैसे उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, पथ कर, सेवा कर इत्यादि। नेक्स्ट आता है करारोपण की विधियां। इसकी विधियां निम्नलिखित हैं: आनुपातिक कराधान और प्रगतिशील कराधान। आनुपातिक कराधान के अंतर्गत यह व्यक्ति की वह कर देय क्षमता, आनुपातिक कराधान के अंतर्गत यह व्यक्ति की कर देय क्षमता की चिंता किए बगैर प्रत्येक व्यक्ति से समान अनुपात में लिया जाता है। यह विधि दो विधियों से अलग होती है। इसे एक स्वतंत्र कराधान विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कराधान। यह कर देय क्षमता का ध्यान में रखते हुए अधिक क्षमता वालों से अधिक और कम क्षमता वालों से कम टैक्स वसूला जाता है। इसकी जो दरें होती हैं वो भी एक समान नहीं होती है। थर्ड आता है प्रतिगामी कराधान। यह प्रगतिशील विधि के से एकदम अलग होता है। इसका अर्थ होता है यदि व्यक्ति की कर देने की क्षमता कम है उन्हें अधिक, और जिनकी क्षमता अधिक है। नेक्स्ट आता है प्रतिगामी कराधान। यह प्रगतिशील विधि के से एकदम अलग होता है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति कर देने की क्षमता जिसकी कम है उससे अधिक, और जिसकी क्षमता अधिक है उन्हें कम कर देना होता है। मूल्य संवर्धित कर यह उस प्रकार के कर हैं जो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर लगते हैं। मूल्यवर्धित कर देश में राज्य सरकारों द्वारा राज्य सूची के प्रवेश 54 के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और माल्य की बिक्री पर लगाया जाता है। इसकी सिफारिश सबसे पहले एस भूतलिंगम समिति ने 1968 में किया था, और ये फ्रांस विश्व का सबसे पहला देश है जिसने 1954 में वैट लागू किया था। यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक क्वेश्चन कि विश्व का सबसे पहला देश कौन है जिसने वैट लागू किया था, तो फ्रांस विश्व का सबसे पहला देश है जिसने 1954 में वैट लागू किया था। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर। 13वें वित्त आयोग द्वारा विजय केलकर की अध्यक्षता में इसकी सिफारिश की गई थी। यह कर उत्पादन शुल्क, सेवा कर तथा वैट के स्थान पर लगाया जाएगा, और जीएसटी का आरोहण केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर लागू किया जाएगा। यह कर टैक्स के उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा राज्य के वैट, मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी टैक्स के स्थान पर लगाया जाएगा। वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू कर दिया गया। तो जीएसटी को कब लागू किया गया था? वर्ष 2017 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं देश की आर्थिक विकास या आर्थिक विकास की उन्नति के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, वही पंचवर्षीय योजना कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना देश की आर्थिक उन्नति के लिए 5 वर्ष के समय के लिए जब सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। 5 वर्ष के बाद यह योजना परिवर्तित करके इनमें बदलाव लाकर इन्हें पुनः बनाया जाता है, और ये योजनाएं हमारे देश के आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन को स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस कार्य को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार ने 1950 में योजना आयोग का गठन किया था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। यहाँ भी 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और अति लघु में भी बन सकते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री व उपाध्यक्ष योजना आयोग मंत्री होता है। योजना आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वह है साधनों का उचित और उपयुक्त प्रयोग करने के लिए योजनाएं बनाना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी, और भारत में अब तक की 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। यहाँ भी 2 क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं कि पहला
पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी और भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई थी। साथ ही साथ योजना आयोग की जो बैठक 8 नवंबर 2007 तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 30 नवंबर 2007 को मंजूरी दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 के मध्य राष्ट्रीय विकास परिषद 2012 को इसकी मंजूरी मिली थी और भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुई थी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं इस तालिका के अंतर्गत दी गई हैं। ये कब शुरू हुई थी, किस लिए शुरू हुई थी, इनका लक्ष्य दर क्या है और वृद्धि दर क्या है। योजना आयोग या नीति आयोग ये क्या है? 1950 के दशक में गठित योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का गठन किया गया था, इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था। तो यहां भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई योजना का गठन किया गया था और कब किया गया था। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट भारतीय बैंकिंग व्यवस्था। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था देश की मुद्रा की पूर्ति करने के संस्था को मौद्रिक संस्था कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति सरकार देश के केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है और अर्थव्यवस्था में बैंकिंग होने के कारण लोग अपनी मुद्रा को बैंक में जमा कराते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। साथ ही साथ यदि अन्य शब्दों में इसको कहा जाए तो यह एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा किए गए रुपयों को स्वीकार करती है और धन के भविष्य में भुगतान करने का वचन देती है। बैंक के प्रकार है, बैंक के प्रकार के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में इसके अंतर्गत देसी बैंकर या साहूकार होते हैं, जिनसे ये प्रथा जो है बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि लोग किसी साहूकार सेठ से कुछ रकम लेते हैं, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित ब्याज दर के साथ उसको वापस करते हैं। नेक्स्ट आता है संगठित क्षेत्र। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं आती हैं। रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार किया गया था। शुरुआत में इसको केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी, जो सन 1937 में फिर मुंबई आ गया था। शुरू में यह निजी बैंक की तरह ही काम करती थी, लेकिन बाद में लगभग 1949 से भारत सरकार का यह एक उपक्रम बन गया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्य बैंक है, जिसकी स्थापना 2 जून 1806 में कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसमें 3 वर्षों के बाद चार्टर मिला तथा 2 जनवरी 1809 को इसका फिर से पुनर्गठन किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और यह बैंक ब्रिटिश इंडिया तथा बंगाल सरकार द्वारा साझा स्टॉक कर चलाया जाता था, संचालित किया जाता। इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत की गई थी। 27 जनवरी 1921 में इन 3 प्रेसिडेंट बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय शाही बैंक की स्थापना की गई, जो 1951 में पहली पंचवर्षीय की योजना की जो नींव रखी गई थी, जिसमें गांव के विकास का जोर दिया गया था या गांव के विकास की शुरुआत की गई थी। भूमि विकास बैंक अनिवार्य रूप से सहकारी संस्थाएं होती हैं तथा सभी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। सामान्यतः ये अर्ध सरकारी समितियां होती हैं जो वास्तव में कृषि उधारकर्ताओं की सीमित देयता संस्थाएं हैं, क्योंकि उनके सदस्यों की सीमित देयता होती है। इसके अतिरिक्त अन्य सहकारियों के विपरीत एलडीबी अपने जो कार्य हैं उसमें उनकी निजी भागीदारी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि, व्यापार, वाणिज्य
तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से छोटे और सीमांत खेतिहर किसानों के लिए, कृषि व्यापार वाणिज्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन गतिविधियों के लिए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और मजदूरों, दस्तकारों, छोटे उद्यमियों के लिए इससे संबंधित मामले और ऋण तथा अन्य सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 में को परिवर्तित अध्यादेश के प्रावधानों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक देश में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प कला के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और यह एक विकास बैंक है जिसका उद्देश्य होता है एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना। इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी बैंक के माध्यम से दी जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर अथवा मोबाइल के द्वारा किसी दूसरे जगह से इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना ही इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए बैंक वेबसाइट, मोबाइल ऐप बनाकर और इसके अलावा अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराता है। बैंक एवं राष्ट्रीयकरण एवं निजीकरण। राष्ट्रीयकरण का अर्थ किसी निगम और उसकी संपत्ति पर बहुस्तरीय या संपूर्ण हिस्सेदारी पर सरकारी नियंत्रण प्राप्त करने से है। प्रथम चरण में 19 जुलाई 1914 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बैंक थे: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीय चरण में 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके अंतर्गत जो बैंक थे: आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा विजया बैंक। इन सभी यूनिट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और अति लघु दोनों मिल रहे हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा फुल बुक रिव्यू आपको पसंद आया होगा और यदि आपको पसंद आया हो बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।